वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये पेपर 5th सेम जो कश्मीर डिवीजन के कॉलेजेस के सिलेबस में है। तो ये ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा ब्रीफ रहूँगा बच्चों को रिकैप करने के लिए थिंग्स जो वो क्लास में पढ़ते हैं, तो ताकि घर में भी वो ये चीज़ें फिर से देख ले, या जो बच्चे कॉलेज कभी किसी चीज़ की वजह से नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए मैंने बनाया है। तो पॉलिटिकल थॉट इन साथ पॉलिटिकल थॉट सिंपली इसका मतलब ये है कि टू थिंक अबाउट समथिंग, थॉट की जब बात करते हैं। एंड पॉलिटिकल थॉट मीन्स थॉट ऑन पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल साइंस। व्हेन वी थिंक फॉर एग्जांपल व्हाट इज स्टेट, why do we need state, what is the power of state, what are rights, how much rights do the people have, इस तरह के क्वेश्चंस। Now यही क्वेश्चंस हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, यही क्वेश्चंस हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, यही क्वेश्चंस हम पॉलिटिकल थियरी में भी पढ़ते हैं। देन पॉलिटिकल थॉट और उन पॉलिटिकल फिलॉसफी साइंस या थियरी में क्या फ़र्क है? देखिए, जो मेजर डिफरेंस है पॉलिटिकल थॉट की, हम जब बात करते हैं कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, कि इट्स अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पे टाइम का जिक्र होता है, प्लस पॉलिटिकल थॉट में जियोग्राफी का भी जिक्र होता है कि पॉलिटिकल थॉट इज अ थॉट ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मेडिवल अरब पॉलिटिकल थॉट, इस तरह से। यानी हम वक्त की भी रादर बात करते हैं और जो स्पेस है उसकी भी बात करते हैं। देयरफॉर यस पॉलिटिकल थॉट ये थोड़ा हिस्टोरिकल इन नेचर। नाउ देखिए, एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की पहले हम बात करेंगे। तो जो इमर्ज हुआ है एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो वहाँ की जियोग्राफी है। और जब हम जियोग्राफी पे देखते हैं एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड की, तो हम देखते हैं कि जो ये रीजन था ये जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स था। वहाँ पे माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, सीज, वैलीज, गल्फ्स थे। तो अलग मतलब जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स था, और जिनकी वजह से जो जियोग्राफिकल बैरियर्स था एक इलाके को दूसरे इलाके से काट देता था, जबकि मेडिटेरियन सी इन सब इलाकों को कनेक्ट करता था। लेकिन बीच बीच में जो जियोग्राफिकल बैरियर्स है उनकी वजह से वहां पे छोटी छोटी रियासतें इमर्ज हो गई, और उन रियासतों को वो पॉलिस कहते थे या सिटी स्टेट कहते थे, यानी आजाद रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी। एरिस्टोटल ने अपनी रिसर्च में एटलीस्ट 158 पॉलिस का जिक्र किया हुआ है, जो और इन पॉलिस में जो सबसे पावरफुल थी वो एथेंस थी और स्पार्टा थी। अब 490 पर 470 बीसी के दरमियान में जो ईरान का बादशाह एक था, बहुत ही मशहूर बादशाह दारियस, और उसका जो बेटा जिर्जिस था, उन्होंने इस ग्रीक वर्ल्ड पे, इन सिटी स्टेट्स पे हमला किया, और वो चाहते थे कि उस इलाके को वो अपने कब्जे में ले ले। लेकिन जो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, जिनकी आपस में दुश्मनियां तो थी, लेकिन बाहर के किसी मुल्क के हमले को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, वो सब इकट्ठे हो गए और इन बादशाह जो था इसके खिलाफ फाइट की और उसको हरा दिया। वो बादशाह कामयाब नहीं हुआ कि इस ग्रीक इलाके को वो अपने एम्पायर के कब्जे में ले लिया। जब जंग खत्म हो गई, इस जंग की एक स्पेशलिटी ये थी कि जो ये एथेनियंस थी, इनकी स्पेशलिटी नेवी में थी, यानी उनके पास नेवी थी, नेवी उनकी बहुत ज्यादा मजबूत थी, और ये एथेनियंस दे वर स्पेशलाइज्ड इन मिलिट्री, यानी जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें वो स्पेशलाइजेशन। अब जब जंग खत्म हो गई तो स्पार्टा ने क्या किया, स्पार्टा की जो मिलिट्री है उसको उसने डिमोबलाइज किया। नतीजा क्या हो गया, जो इससे पहले फौज में काम करते थे, जिनको तनख्वाह मिलती थी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और पूरा स्पार्टा जो था वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसकी वजह से जो स्पार्टा था वो बहुत कमजोर हो गई। लेकिन जो एथेंस थे, एथेंस की जो, क्योंकि नेवी में उनकी स्पेशलाइजेशन थी, तो उन्होंने अपनी नेवी को ट्रांसलेट किया मर्चेंट फ्लीट में, यानी तिजारत में, समुद्री तिजारत में उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। नतीजा क्या हो गया, जो एथेंस थी वो एक ग्रेट सेंटर बन गई इंटरनेशनल ट्रेड की या वर्ल्ड ट्रेड की। और इस ट्रेड के साथ ही, क्योंकि एथेंस एक सेंटर था बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में जो इसकी लोकेशन है, तो वहां पे अलग अलग कस्टम्स के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग थॉट्स के लोग जमा हो गए।
चूंकि अब एक अर्बन कल्चर वहां पे डेवलप हो गया एथेंस में, जब अलग कस्टम्स कल्चर्स और रिलीजन्स के लोग थे, लोगों के पास अब बहुत सारे रिलीजन्स अवेलेबल थे। नतीजा क्या हो गया कि जो ये ग्रीक पॉपुलेशन थी वो स्किप्टिकल बन गई। वो किसी भी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बिलीफ्स हैं तो आपको किसी भी बिलीफ में यकीन नहीं रहा। तो जो वहां से स्टार्ट होता है, देखिए दिस इज द रीजन एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जब ग्रीक में एक क्रिटिकल माइंड डेवलप होता है, ग्रीक में एक रैशनल माइंड डेवलप होता है, क्योंकि ग्रीक एक सेंटर बन जाती है। जो ट्रेड वहां पे जो समंदर के जरिए ट्रेड होता है उसकी जरिए से, एंड दे बिगेन टू क्वेश्चन एवरी कस्टम, एवरी रिलीजन, एवरीथिंग रादर। नाउ इस ट्रेड की वजह से क्या हो गया कि नई नॉलेज, नए साइंसेस इमर्ज होने लगे इस एंशिएंट ग्रीस में। लाइक ट्रेड को अच्छी स्मूथली कंडक्ट करने के लिए मैथमेटिक्स डेवलप हो गई। अच्छा, शिप्स की नेविगेशंस को अच्छी तरीके से स्मूथली चलाने के लिए एस्ट्रोनॉमी डेवलप हो गई। और जो पहले ग्रीक साइंटिस्ट थे वो या फिलोसफर्स थे वो यही एस्ट्रोनॉमर्स ही थे। एंड दीज एस्ट्रोनॉमर्स ये क्या थे, दे वर बोल्ड एनफ टू क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स कि ये कायनात कैसे बन गई। मतलब इनमें ये सोच आ गई, और दे वर बोल्ड एनफ कि देयर इज नो सुपरनैचुरल फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। नाउ जो अर्लियर थिंकर्स थे, यानी सोक्रेटिस से पहले जो थिंकर्स थे, जिन्हें हम प्री सोक्रेटिक थिंकर्स कहते हैं, उन्हें फिजिस्ट भी कहते हैं। ये जो उनकी सोच थी, जो उनकी फिलॉसफी थी, वो इस बात पे थी कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये कैसे बनी है, इस कायनात का नेचर क्या है, इस कायनात का ओरिजिन क्या है। लाइक एक फिलोसोफर था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने कहा कि इस कायनात जो है इसका ओरिजिन पानी से है। इसके बाद कुछ और फिलोसफर्स आए, कुछ ने कहा नहीं हवा से बनी है, कुछ ने कहा नहीं आग से बनी है, कुछ ने कहा किसी और चीज से, या किसी एक और फिलोसफर आए तो उसने बोला सभी मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स से यूनिवर्स बनी है। इस रिडल को बाद में एक फिलोसफर जिसका नाम डेमोक्राइटस था, इसने सॉल्व किया कि ये जो कायनात बनी है ये स्मॉलर पार्टिकल्स की बनी है जिन्हें एटम्स कहते हैं। नाउ अब जो ये फिजिस्ट्स थे, इनमें दो किस्म के, दो स्कूल्स ऑफ थॉट रादर थे। पहला जो स्कूल ऑफ थॉट ये था, वो इस चीज में बिलीव करता था कि जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी हम अपने सेंसेस से देखते हैं, वही रियलिटी है, वही हकीकत है, कि इस कायनात के बिहाइंड कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं है, कोई अदर कोई पर्टिकुलर पावर नहीं है जिसने इस कायनात को बनी है, बल्कि ये कायनात ऐसी ही बनी है जो हमारे, यानी सिंपली दे वर इंटरप्रेटिंग दिस वर्ल्ड इन मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। और जो अनदर स्कूल ऑफ थॉट था वो ये बिलीव करता था कि जो हम अपने सेंस परसेप्शन से देखते हैं, दैट इज नॉट रियलिटी, द रियलिटी इज समथिंग बिहाइंड दिस सेंस परसेप्शन। लाइक पाइथागोरस की अगर हम बात करते थे, पाइथागोरस ने कहा इस पूरी जो हम परसेप्शन, इस यूनिवर्सल परसेप्शन है या यूनिवर्स की परसेप्शन हमारे सामने है, इसके बिहाइंड एक पावर है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें उस रियलिटी इज इन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, हमने उनको एक्सप्लोर करना है एज अगेंस्ट द सेंस परसेप्शन। नाउ अब जो ये फिजिस्ट्स थे, दे वर सिंपली प्रीऑक्युपाइड विद एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर। ये सिर्फ कायनात के ओरिजिन क्या है, कायनात तो क्या ये पानी से बना है, हवा से बना है, या किसी और चीज से। दे वर नॉट डीलिंग विद व्हाट, ह्यूमन लाइफ। और इसी चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया सोफिस्ट्स ने, और सोफिस्ट्स के बाद सोक्रेटिस और प्लेटो ने, कि इवन दो हमें पता चल जाएगा कि इस कायनात का ओरिजिन वाटर है, तो इसका मतलब ये क्या है कि किस तरह से, क्या हमारी जो जिंदगी है, क्या हमारी जो सोशल लाइफ है, क्या वो इंप्रूव होगी या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। द मेन थिंग व्हाट वी नीड टू परस्यू, व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर इज हाउ ह्यूमंस कैन लिव ए गुड लाइफ, हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल।
तो जो सोफिस्ट्स थे वो यही, अगर हम सोफिस्ट्स की बात करेंगे, दिस वर सिंपली द टीचर्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, रोइंग टीचर्स जिसे हम कहते हैं, जिनकी अपीयरेंस 5th सेंचुरी BC में हम देखते हैं आई है। और ये जो सिखाते थे अगेंस्ट द पैसा लेते थे, और जो उस वक्त के एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, अमीर फैमिलीज थी ग्रीस में, उनके बच्चों को पढ़ाती थी, उनके बच्चों को ये सिखाती थी कि आपको जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ोगे। अब जो ये सोफिस्ट थे इनके भी दो किस्में थे। पहले जो ट्रेडिशनल सोफिस्ट थे ये क्या बिलीव करते थे कि मैन बाय नेचर इज गुड, अथॉरिटी जो है, स्टेट जो है, जो लॉज है, इनको क्रिएट किया है कुछ स्ट्रांगर पीपल ने टू कंट्रोल द वीकर पीपल। और जो रेडिकल सोफिस्ट्स थे वो ये बोलते थे कि अथॉरिटी, एथिक्स, लॉज, दिस वाज द क्रिएशन ऑफ weaker people to contain the power of supernatural people or the powerful people, यानी सिंपली पावरफुल पीपल के एम्बिशंस को कंट्रोल करने के लिए एथिक्स बनी है, पावरफुल पीपल को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी बनी है। Therefore the men, the kings need to explore the power inside them in order to control the world. Now it was in this context जो ये सोफिस्ट्स बोलते थे, इसके इन दिस कंटेक्स्ट में इनकी टीचिंग्स के अगेंस्ट एक ग्रेट माइंड इमर्ज हो गया उस वक्त के ग्रीक वर्ल्ड में, जिसका नाम सोक्रेट्स पड़ा। और सोक्रेट्स की टीचिंग्स एज वेल एज जो उसका स्टूडेंट था प्लेटो और एरिस्टोटल, उनकी जो टीचिंग्स है उन्होंने एक प्रॉपर शेप दी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को। और आज भी हम जो पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब जनरल कैटेगराइजेशन कहते हैं वेस्ट में, तो हम उनको दो ग्रुप्स में रखते हैं, या तो हम उनको प्लेटोनिस्ट्स बोलते हैं या एरिस्टोटलियंस बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस बात पे होगा कि जो थीम्स क्या थे एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड में, जो थीम्स मेन थीम था चाहे प्लेटो, सोक्रेट्स या एरिस्टोटल का, वो क्या था, वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।